वीडियो में अपन पिछले क्लास में माध्यमिक कंप्यूटर में अंडाणु निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था। अंडाणु निर्माण के बारे में oogenesis के अंदर मैंने आपको बताया क्या कि सबसे पहले क्या होती है जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका है। अंडाशय की बाहर की कोशिका कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद में क्या होता है जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं क्या कहलाती है? जर्म सेल्स कहलाती है, या उनको क्या कह सकते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियम में प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो क्या करती है? सबसे पहले अपना संख्या में बढ़ोतरी करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है। मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या करती है? किसका निर्माण करती है? गोनेड्स का निर्माण करती है। इसको अपन ऊगोनिया भी कहा जा सकता है। गोनेड्स या ऊगोनिया का निर्माण करती है। इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपनी संख्या बढ़ाती है, बहुगुणन की क्रिया होती है। बहुगुणन की क्रिया होने के बाद इनके क्या होती है? ग्रोथ पीरियड चलती है। अब ग्रोथ पीरियड चलने के बाद क्या होता है? एक कोशिका बनती है, सही है, जिसको अपने क्या नाम दिया? प्राइमरी oocyte। ग्रोथ पीरियड के बाद में जो कोशिका बनती है, जिस कोशिका का निर्माण होता है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte इसके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। उसके बाद में कौन सी कोशिका का निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन से सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte एक तरफ बढ़ती है पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी में एक तरफ क्या बढ़ती है? फर्स्ट पोलर बॉडी, एक तरफ सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट इसमें होगा, फर्स्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसमें पहली है कौन सी? सेकेंडरी oocyte, और जो दूसरी कोशिका बनती है वो है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अंदर फिर से वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो फिर से दो पोलर बॉडीज का निर्माण होगा। क्योंकि ये खुद पोलर बॉडी है, तो पोलर बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो बाकी जो कोशिकाएं बनेगी वो भी पोलर बॉडी ही बनेगी। सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड इसके अंदर भी चलेगा, इसके अंदर चलेगा। तो इसमें क्या होगा? एक तो इसमें पोलर बॉडी का निर्माण होगा, और दूसरा इसमें ओवम का निर्माण होगा। ओवम का निर्माण होगा। ये जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte से ओवम का निर्माण होना, इसी प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहता है? इसी प्रोसेस को अंडाणु निर्माण या oogenesis कहा जाता है, सही है। अब ये जो प्रोसेस चल रही है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये ओवम, ये कहाँ पे चलती है, किस स्थिति के अंदर चलती है, उनके बारे में अपन देखते हैं। डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे। पहले तो अंडाशय का जो है डायग्राम बना के उसके हिसाब से अपन देखते हैं। देखो, ये मान लो मादा का अंडाशय, सही है। इसके बाहर की परत मैंने क्या बताई थी? इसके बाहर की परत कौन सी थी? जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर की परत कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती है, जो आगे जाके अंडाणुओं का निर्माण करेगी। बाहर की तरफ का पार्ट कौन सा है? कोर्टेक्स वाला पार्ट। बाहर का पार्ट कौन सा है? कोर्टेक्स का पार्ट। और अंदर का जो पार्ट होता है बीच का जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है मेडुला। बीच का जो पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, उसको बोला जाता है मेडुला, जिसके अंदर क्या होता है? रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, ये सब कौन सी? मेडुला वाले भाग में स्थित होती है। बाकी जो अंडाणु निर्माण होता है, अंडाणु निर्माण में मैंने फॉलिकल्स बताए थे आपको, प्राथमिक फॉलिकल्स, द्वितीयक फॉलिकल्स, तृतीयक फॉलिकल्स, उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स या परिपक्व फॉलिकल्स, वो सारे जो निर्माण होता है उनका, वो इसके अंदर चलता है, कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर चलता है। सबसे पहले तो कौन सी? प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती है, सही है। उसके बाद में क्या बनेगा? सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका, जिसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स।
प्राइमरी फॉलिकल्स। दूसरी बनती है द्वितीयक पुटिका या सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तीसरी बनती है टर्सरी फॉलिकल्स। फिर चौथी प्रकार की बनती है ग्राफियल फॉलिकल्स। ग्राफियल फॉलिकल्स जिसको परिपक्व पुट्टिका कहा जाता है, परिपक्व पुट्टिका जिसे कहा जाता है। ये चीजें निर्माण होती है जो ग्राफियल फॉलिकल्स होती है उसके अंदर ओवम स्थित होता है। तो ये अब इसकी स्थिति अपन देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार इनका निर्माण होता है। सबसे पहले क्या बनेगी, प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल्स का सबसे पहले निर्माण होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी कोशिका है, जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सी कोशिका है यहाँ पे, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका जो जिसको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहा जाता है, उसने सबसे पहले किसका निर्माण किया, उगोनिया का निर्माण किया। उगोनिया का इसने निर्माण किया। मतलब यहाँ पे क्या बना, प्राथमिक फॉलिकल बना। ये यहाँ पे क्या बन गया, प्राथमिक फॉलिकल्स। प्राथमिक फॉलिकल्स हो गया जिसके अंदर क्या हो गया, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte इसके अंदर स्थित है। प्राइमरी oocyte मतलब जो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका इसके अंदर उपस्थित है। इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, ग्रेनुलोसा सेल्स की। ग्रेनुलोसा सेल्स की, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की इसके ऊपर लेयर बन जाती है और इसके अंदर जो बनता है वो शुरुआत में क्या बन गया, प्राइमरी oocyte इसके अंदर उपस्थित है। अब इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ये हो गया, ये कौन सी है, प्राथमिक प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसे बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कि ये एक ही है, या ऐसे बहुत सारे इसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट होगा, थोड़ी ये आकार में बढ़ेगी, आकार में बढ़ोतरी करेगी। इसके अंदर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। आगे ये डेवलपमेंट होता रहता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण, वो सब इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। और ग्राफियल फॉलिकल जो ग्रेनुलोसा सेल्स की जो लेयर होती है वो इसके चारों तरफ अपना निर्माण करती रहती है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट चलता रहेगा। ये कौन सी होगी, ये होगी द्वितीयक पुट्टिका या सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में बनेगा टर्सरी फॉलिकल्स। इसके बाद में ये थोड़ी आकार में बड़ी होगी, सही है। टर्सरी फॉलिकल्स। इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में बनेगा क्या, ग्राफियल फॉलिकल्स। ग्राफियल फॉलिकल्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राफियल फॉलिकल्स आकार में बहुत बड़ी होती है, आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। इसके चारों तरफ क्या होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, उसकी लेयर पाई जाती है। ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर पाई जाती है इसके ऊपर। इसके अलावा इस ग्रेनुलोसा सेल्स है, इसके बाहर की तरफ एक और लेयर का निर्माण हो जाता है। इसके बाहर की तरफ एक और लेयर का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है थीका लेयर। पिछली क्लास में अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। कौन सा, थीका लेयर। थीका लेयर, ये थीका लेयर जो होती है ये दो प्रकार में बड़ी होती है, आंतरिक थीका लेयर और बाहरी थीका लेयर, जिसको बोला जाता है थीका एक्सटर्ना। बाहर की लेयर को क्या बोला जाता है, थीका एक्सटर्ना, और अंदर की लेयर को थीका इंटरना। थीका इंटरना, सही है, ये थीका लेयर होगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओवम उपस्थित होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओवम उपस्थित होता है। अंडा जो है, ओवम का निर्माण मैंने अभी बताया था, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ओवम का निर्माण। तो ओवम मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो ओवम इसके अंदर उपस्थित होता है। ओवम के अलावा जो ओवम के चारों तरफ एक लेयर और उपस्थित इसमें होती है, एक लेयर और उपस्थित होती है कोशिकाओं की, जिसे बोला जाता है क्या, कुमुलस ऊपोरस। इस लेयर को क्या बोला जाता है, कुमुलस ऊपोरस।
इस लेयर को क्या बोला जाता है, जो अंडाणु के चारों तरफ निर्माण करती है उस लेयर को क्या बोला जाता है, क्यूमुलस उपोरस। या इसके अलावा इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, इसके अंदर कैविटी होती है उसको बोला जाता है एंट्रम। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है एंट्रम। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है लिक्विड फोलिकुलाई। लिक्विड फोलिकुलाई, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको बोला जाता है लिक्विड फोलिकुलाई। और इसकी जो कैविटी होती है, अंदर गुहा जो पाई जाती है उसको बोला जाता है एंट्रम। तो ये हो गई ग्राफिन फोलिकल, एक परिपक्व फोलिकल की संरचना इस प्रकार हो गई। अब क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल से टर्सरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल से बाद में आगे ग्राफिन फोलिकल्स या परिपक्व पुटिका का निर्माण होना, ये सारे कौन से हार्मोन के प्रभाव में हो रहे हैं, एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, सही है। यहाँ तक प्राइमरी फोलिकल से लेके ग्राफिन फोलिकल जो बन रहा है, परिपक्व पुटिका का निर्माण हो रहा है, वहां तक इसका डेवलपमेंट का कार्य किसको श्रेय किसको जाता है, एफएसएच हार्मोन इन डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। और एफएसएच हार्मोन का यहाँ तक एफएसएच हार्मोन का काम हो जाता है, जहाँ पे ग्राफिन फोलिकल्स का निर्माण होता है वहां तक एफएसएच का काम यहाँ तक होता है। इसके बाद में क्या होता है, अब इसका काम हो गया पूरा, एफएसएच हार्मोन जो है इसका काम हो गया पूरा, एफएसएच हार्मोन का काम यहाँ तक पूरा हो गया। इसके बाद में क्या होता है, एलएच हार्मोन, इसके साथ ही रिलीज होता है ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन जो है, ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन जो है वो अब कार्य करता है। अब वो क्या काम करता है, देखो जैसे ही परिपक्व फोलिकल्स यानी ग्राफिन फोलिकल्स का निर्माण हुआ, इस निर्माण होने के बाद एफएसएच का जो स्त्राव है वो तो कम हो जाता है और एलएच का स्त्राव बढ़ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही ग्राफिन फोलिकल का निर्माण पूर्ण होता है, एफएसएच का स्त्राव जो होता है, रक्त के अंदर एफएसएच का लेवल कम हो जाता है और साथ ही एलएच का स्त्राव बढ़ने लगता है। अब एलएच का स्त्राव अचानक से बढ़ता है, इसको बोला जाता है एलएच सर्ज। एलएच हार्मोन है उसका स्त्राव अचानक से बढ़ता है, जब ये परिपक्व पुटिका का निर्माण होता है उसके बाद में एलएच का स्त्राव अचानक से बढ़ने लगता है, जिसको बोला जाता है एलएच सर्ज। क्या बोला जाता है इसको, एलएच सर्ज। अब ये एलएच सर्ज जो है, इससे क्या होता है, एलएच क्या काम करता है, ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन करता है ये जो क्यूमुलस उपोरस की कोशिकाएं, मैंने आपको लेयर बताई थी अंडाणु के चारों तरफ कौन सी लेयर है, क्यूमुलस उपोरस। क्यूमुलस उपोरस जो लेयर है उसको नष्ट करने का काम करते हैं कौन, एलएच हार्मोन। अब जैसे ही एलएच हार्मोन क्यूमुलस उपोरस को नष्ट करेगा, ये एलएच हार्मोन क्यूमुलस उपोरस को नष्ट करेगा तो ये अंडाणु है ये बाहर आ जाएगा। अब अंडाणु बाहर आ गया तो अंडाणु बाहर आके इस अंडाशय से बाहर निकल जाएगा, इस अंडाशय से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये ग्राफिन फोलिकल्स हो गई, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हो गई, इसके बाद थीका कोशिकाएं हो गई, थीका कोशिकाएं हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अंडाणु उपस्थित है, ओवम यहाँ पे उपस्थित है, इसके ऊपर की लेयर कौन सी हो गई, क्यूमुलस उपोरस या जोना पेलुसिडा, दो प्रकार की लेयर हो गई, ये एंट्रम हो गई, एक लिक्विड फोलिकुलाई इसके अंदर हो गया, ठीक है। ये हो गया एक अंडाणु हो गया। अब जैसे ये क्यूमुलस उपोरस की कोशिकाएं नष्ट होती है, ये क्यूमुलस उपोरस की कोशिकाएं जैसे ये नष्ट होती है तो ये नष्ट होने के साथ साथ ये जो अंडाणु है ये क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है, ये अंडाशय से बाहर निकल जाता है, सही है। कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती है, क्यूमुलस उपोरस कोशिकाएं नष्ट होती है, किसके प्रभाव में, एलएच हार्मोन के प्रभाव में क्यूमुलस उपोरस कोशिकाएं नष्ट होती है। और जैसे ही क्यूमुलस उपोरस कोशिकाएं नष्ट होती है, ये अंडाणु जो है इसके अंदर ओवम उपस्थित है, ये ओवम होता है वो इससे बाहर निकल जाता है, अंडाशय से बाहर निकल गया। अब जैसे अंडाशय से बाहर निकल गया तो इसको ग्रहण कौन करेगा, ग्रहण करेगा ओविडक्ट, अंडनाल का इन्फेंटिबुलम। मैंने आपको जब पार्ट पढ़ाए थे, इसके अलग अलग पार्ट थे, मादा जनन तंत्र के अलग अलग भाग थे, उसमें ओविडक्ट मैंने आपको बताया था। ओविडक्ट में मैंने बताया था कि ओविडक्ट का जो प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, इन्फेंटिबुलम, जो कि अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये अंडाणु बाहर निकलता है, इस ग्राफिन फोलिकल से अंडाणु बाहर निकलता है तो ये अंडाणु को ग्रहण कौन करता है, ये ग्रहण करता है, किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है,
इन्फेंडिबुलम कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इन्फेंडिबुलम की जो लेयर होती है, इन्फेंडिबुलम की जो नलिका होती है, जो ओविडक्ट का प्रारंभिक भाग इन्फेंडिबुलम, उसके द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। इन्फेंटिबुलम जो नलिका का ओविडक्ट का इन्फेंटिबुलम भाग है, उसके द्वारा इस अंडाणु को यहाँ पे ग्रहण किया जाता है। इस अंडाणु को यहाँ पे ग्रहण किया जाएगा। अब जैसे ये अंडाणु इसमें आता है, सही है, इसके अंदर गतियां तेज हो जाती है, इसके अंदर रोम पाए जाते हैं। मैंने आपको सीलेटेड एपिथेलियम बताई थी, उसके अंदर गतियां प्रारंभ हो जाती है और गतियां जो होती है वो गर्भाशय की तरफ होती है। अब जैसे ये अंडा कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, उधर से शुक्राणु आ गया, दोनों मिलते हैं आपस में और निषेचन की प्रोसेस होती है। तो ये हो गया, इसका काम हो गया। अब एलएच का काम हो गया यहाँ पे। अब ये जो भाग जो बचा हुआ है ग्राफियन फॉलिकल का, अंडाणु निकलने के बाद, ओवम निकलने के बाद ये जो भाग बचा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम, जिसको सीएल बोला जाता है। इस भाग को क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम। ये किसका स्त्राव करती है, कौन से हार्मोन का स्त्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्त्राव करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करने के लिए जिम्मेदार कौन सी कोशिकाएं होती है, कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाएं, जो कि ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बनी होती है। क्योंकि शुरुआत में जो इसकी लेयर थी वो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं थी और ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती है। सही है। तो ये सारा डेवलपमेंट जो होता है वो किसके प्रभाव में होता है, एक तो एफएसएस हार्मोन के प्रभाव में। ये डेवलपमेंट जो है ये किसके प्रभाव में होता है, एफएसएस हार्मोन के प्रभाव में। इसके अलावा ये एफएसएस के अलावा ये जो निकलता है यहाँ पे एलएच सर्ज होता है और अंडाणु बाहर निकलता है। इस क्रिया को बोला, ये क्रिया होती है एलएच के प्रभाव में। जब अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है अंडोत्सर्ग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। अब आगे अपन स्ट्रेस साइकिल जो है, स्ट्रेस साइकिल की अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे। 3 प्रकार की स्टेजेस जिसके अंदर होती है, जो अपन पढ़ेंगे। तो मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेज के अंदर अंडोत्सर्ग होता है, कौन से स्टेज के अंदर ये डेवलपमेंट चलता है। इसके अलावा बाकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कौन सी स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा होता है, वो चीजें अपन आगे जब स्ट्रेस साइकिल पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे। तो ये हो गया, ये एक बार और देख लो इसको। सबसे पहले ये अंडाशय है, तो गोलाकार संरचना बना रखी है। ये क्या है, अंडाशय। ये अंडाशय हो गया। अंडाशय में सबसे पहले इसमें पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम, अंडाशय की जो लेयर पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte उपस्थित होता है। ये धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट आता है, जिसमें सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्शियरी फॉलिकल का निर्माण होता है। अब टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या चीजें उपस्थित हो सकती है, वो देखो। सबसे पहले तो ओवम उपस्थित हो सकता है। इसके चारों तरफ लेयर होती है ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की तरह। ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है उसकी लेयर होती है इसके चारों तरफ। इसके अलावा ग्रेनुलोसा सेल्स है, उसके बाहर की तरफ एक परत और बन जाती है, जिसको बोला जाता है थीका लेयर। जिस 2 प्रकार की होती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। जो इंटरनल की लेयर होती है उसको थीका इंटरना, जो बाहर की लेयर होती है उसको थीका एक्सटर्ना। अंडाणु की अपन बात करते हैं, ओवम की बात करते हैं, तो ओवम के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है, सबसे अंदर की लेयर जोना पेलुसिडा, जो कि आगे चल के भी इस अंडाणु के साथ रहेगी, जो आगे चल के भी इस अंडाणु के साथ रहेगी। मैंने आपको शुक्राणु की संरचना अपन पढ़ रहे थे, स्पर्म की संरचना पढ़ रहे थे, तो उसमें हेड का पार्ट था जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम में पाया जाता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या काम करता है, हाइलुरोनिक एसिड इस अंडाणु के ऊपर उपस्थित जोना पेलुसिडा को लेयर, यानी यहाँ पे मैंने बताई कुमुलस उपोरस और जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा की कोशिकाओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि शुक्राणु के हेड के सिर के एक्रोसोम वाले पार्ट में पाया जाता है। अब ये कुमुलस उपोरस कोशिकाएं तो एलएच के साथ नष्ट हो जाती है। जब एलएच सर्ज होता है, एलएच की मात्रा बढ़ती है अचानक से, उसी समय कुमुलस उपोरस की मात्रा क्या होती है, कुमुलस उपोरस की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और बचा हुआ पार्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, जोना पेलुसिडा। इसके बाद में क्या होता है, इसके ऊपर
कुमुलस उफोरस हो गया, लेयर कौन सी होगी, कुमुलस उफोरस। इसके अलावा जोना पेनिसिला। अब ये होगी ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हो गया परिपक्व फॉलिकल या परिपक्व पुट्टिका का निर्माण हो गया, किसके प्रभाव में, एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में। ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ये किसके प्रभाव में हो रहा है, एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में। अब यहाँ तक एफएसएच हार्मोन का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। एफएसएच हार्मोन है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, इसका काम नष्ट हो जाता है। एफएसएच हार्मोन का प्रभाव यहाँ पे नष्ट हो जाता है। अब जैसे ही एफएसएच हार्मोन का प्रभाव यहाँ पे नष्ट होता है तो रक्त के अंदर एफएसएच हार्मोन है उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, एफएसएच हार्मोन की कमी हो जाएगी। जैसे ये रक्त के अंदर एफएसएच हार्मोन, ये ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण होता है, रक्त में एफएसएच की कमी हो जाएगी, एफएसएच का लेवल धीरे धीरे गिरने लग जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है, एलएच जो एलएच हार्मोन है उसका स्त्राव धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे ही एफएसएच हार्मोन का स्त्राव कम होता है एलएच का स्त्राव बढ़ता है, क्योंकि जब ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है तो ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अंडा जो है इसका ओवम जो है वो इस ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, एलएच हार्मोन। ये एलएच हार्मोन इस अंडाणु को ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकालने का काम कर रहा है। अब ग्राफिन फॉलिकल बनाना किसका काम था, एफएसएच हार्मोन का, जो इसने अपना काम कर दिया। अब इसका काम है एलएच हार्मोन का काम है। अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण होता है एलएच का स्तर बढ़ता है, और एलएच का स्तर बढ़ेगा तो एलएच क्या करेगा, कुमुलस उफोरस कोशिकाओं को नष्ट करेगा, और कुमुलस उफोरस कोशिकाओं को जैसे ये नष्ट करता है ये क्या करता है, अंडाणु बाहर निकल जाता है। अंडाणु इस अंडाशय से बाहर निकल जाता है। ये अंडाशय जो है ओवेरीज जो है, ओवेरी से अंडाणु बाहर निकल जाता है। अब ये बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही इसको ग्रहण करने का काम कौन करता है, इसको पकड़ने का काम कौन करता है, इसको पकड़ने का काम करता है इन्फेंडिबुलम, जो कि अंडनाल का सबसे बाहरी, या अपन ऐसे कह सकते हैं अंडनाल का वह भाग जो अंडाशय की तरफ है, इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम के ऊपर फिम्ब्री नामक संरचना पाई जाती है। इन्फेंडिबुलम के सबसे आगे की तरफ फिम्ब्री नामक संरचना पाई जाती है। जो ये जो आपको दिख रही है, ये जो मैंने ये वाई आकार की ये संरचना बनाई है, इसको बोला जाता है फिम्ब्री। और ये जो दिख रही है इसको बोला जाता है इन्फेंडिबुलम पार्ट, ओविडक्ट का इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट। तो ये जब फिम्ब्री होती है ये इस अंडाणु को ग्रहण करने का काम करती है, इसको पकड़ने का काम करती है। अब ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट में फिर क्या हो गया, गतियां तेज हो जाती है, इसके अंदर लिक्विड बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें जो रोम पाए जाते हैं उनकी गतियां तेज हो जाती है। और रोम की गति किस साइड में होती है, मैंने बताया था रोम की गति यूट्रस के साइड में होती है। अब इस साइड में गतियां होगी तो ओवम जो है वो इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा। तो इसके आगे वाला पार्ट कौन सा है, इसके आगे वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। इसके आगे वाला भाग कौन सा है, फैलोपियन नलिका। तो ये जैसे ही ये अंडाणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, इधर से क्या आ जाते हैं, इधर से शुक्राणु आ जाते हैं, स्पर्म इधर से आ जाते हैं, और अंडाणु से ये दोनों मिलते हैं। और कौन सी प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होती है। तो ये काम हो गया। अब इसका बचा हुआ पार्ट कौन सा होता है, देखो अंडोत्सर्ग होने के बाद अंडाणु तो बाहर निकल गया, ग्राफिन फॉलिकल से अंडाणु बाहर निकल गया, और बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, इसका बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। इसका बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम, जो किन चीजों से मिलकर बना होता है, जो मिलकर बना होता है एक तो ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा, सही है, इसके अलावा ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका लेयर, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका लेयर, जिसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना दो प्रकार की लेयर होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कार्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। क्या बताना है, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं या ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। अब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो चुका है। अब कार्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है, कार्पस ल्यूटियम का कार्य है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है जैसे कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, यहाँ पे अंडाणु जो शुक्राणु उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बनता है यहाँ पे जाइगोट। अब ये जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जो है ये कहाँ जाएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया ये जाइगोट है कि फैलोपियन ट्यूब से होते हुए किस में जाएगा, यूट्रस के अंदर।
यूट्रस के अंदर जाएगा। अब जैसे ये यूट्रस के अंदर जाता है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, रोपण की क्रिया होती है, इनप्लांटेशन। रोपण कौन सी क्रिया होती है, रोपण की क्रिया होती है, क्योंकि जाइगोट जो है उसको भोजन पानी सब चीजें इसको चाहिए, तो वो किससे ग्रहण करेगा, वो करेगा यूट्रस की लेयर से, यूट्रस की जो अंदर की भित्ति होती है वहां से ग्रहण करेगा, और जाइगोट जो है यूट्रस की आंतरिक लेयर से जाके चिपक जाएगा। यूट्रस जो है वो जाइगोट जो है वो यूट्रस की आंतरिक लेयर जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है वहां से चिपक जाता है। वहां से चिपकने के बाद किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। रोपण हो गया, रोपण होने के बाद प्लेसेंटा का निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। देखो जब रोपण होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा, उससे पहले यूट्रस जो है, यूट्रस को क्या चाहिए, यूट्रस की जो आंतरिक दीवार होती है वो मोटी होगी। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियों का निर्माण होगा। सही है, जैसे कि जाइगोट आया, यहाँ पे निषेचन हुआ, जाइगोट आया, जाइगोट बना, जाइगोट यूट्रस में जाएगा। उससे पहले यूट्रस को रोपण के लिए तैयारियां करनी है, यूट्रस को रोपण के लिए तैयारियां करनी है, प्लेसेंटा के निर्माण के लिए भी यूट्रस को तैयारियां करनी है। यूट्रस की आंतरिक दीवार मोटी होती है, धीरे धीरे मोटी होने लग जाती है। सही है, जब ये निषेचन की क्रिया होती है, जाइगोट बनता है, उसके बाद में यूट्रस की जो आंतरिक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो क्या होती है, मोटी होने लग जाती है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियां, ये सब जो है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि यूट्रस की लेयर जो होती है उसके अंदर रक्त का स्त्राव बढ़ने लग जाता है। तो ये यूट्रस को रोपण के लिए तैयार कौन करता है, जब जाइगोट है, जाइगोट यूट्रस के अंदर आएगा, रोपण होगा, प्लेसेंटा बनेगा, तो जाइगोट बनेगा, उस रोपण होगा, उससे पहले यूट्रस को इस चीज के लिए, यूट्रस को रोपण के लिए तैयार कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो यूट्रस को रोपण के लिए तैयार करता है, मतलब यूट्रस की आंतरिक दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसको मोटा बनाने का काम करता है, उसके अंदर रक्तवाहिनियां, लसिका वाहिनियों का निर्माण करवाता है। इसके अलावा इसको मतलब रोपण के लिए तैयार करता है, यूट्रस को रोपण के लिए तैयार करता है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, यूट्रस को रोपण के लिए तैयार करना, यूट्रस को रोपण के लिए तैयार करना, या प्लेसेंटा बनाने के लिए यूट्रस की आंतरिक दीवार को तैयार करना। तो ये हो गया प्रोजेस्टेरोन का काम। अब अपन बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे अंडाणु तो निर्माण हो गया, अंडाणु ओविडक्ट के अंदर आ गया। सही है, अंडाणु ओविडक्ट के अंदर आ गया। अब मान लो यहाँ पे स्पर्म नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता है, और अंडाणु जो है अकेला रहता है, निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो पाती है। इसका आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो जाइगोट नहीं बनेगा। सही है, जाइगोट नहीं बनेगा, और लेकिन यूट्रस का रोपण के लिए पहले ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव हो चुका है, और प्रोजेस्टेरोन जो है यूट्रस के ऊपर अपना काम कर चुका है, यूट्रस की आंतरिक दीवार को इसने तैयार कर लिया है, मोटा कर दिया है, रक्तवाहिनियों का निर्माण उसमें कर दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, निषेचन नहीं होता। अब ये अंडाणु जो है निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट यूट्रस के अंदर नहीं जाएगा, अब जैसे ही यूट्रस के अंदर जाइगोट नहीं जाता है तो यूट्रस की दीवार से एक हार्मोन और स्रावित होता है जिसको बोला जाता है PG2 अल्फा, या प्रोस्टाग्लैंडिन बोल सकते हैं इसको। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, ये इस कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने का काम करता है। कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा तो एफएसएच का स्त्राव नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल, अगर रक्त के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तो एफएसएच हार्मोन का लेवल कम रहता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, कि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज्यादा रहेगा तो एफएसएच हार्मोन है वो इसका स्तर नीचे रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कम करना है, क्योंकि अंडाणु निर्माण दोबारा करवाना है, फोलिकल का निर्माण दोबारा करवाना है। दोबारा करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एफएसएच हार्मोन की आवश्यकता होगी। और एफएसएच हार्मोन की आवश्यकता कब बढ़ेगी, इसका लेवल कब बढ़ेगा, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कम होगा। और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्त्राव कब
कम कब होगा, जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी। तो इसको नष्ट करने के लिए जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, अंदर की लेयर है, उससे एक हार्मोन स्रावित होता है पीजीएफ टू अल्फा पीजीएफ टू अल्फा, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, पीजी हार्मोन जिसको बोला जाता है। ये पीजी हार्मोन होता है, ये कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने का काम करता है। अब जैसे कार्पस ल्यूटियम नष्ट होती है और कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा तो एफएसएच हार्मोन का स्तर बढ़ेगा। अब एफएसएच हार्मोन का स्तर बढ़ेगा तो एफएसएच हार्मोन का स्तर जैसे ही बढ़ता है तो ये क्रिया जो है ये दोबारा स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल, ये सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो ये यूट्रस तैयार हुआ था, यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार हुआ था, तो इसको भी नष्ट करना, ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ था, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हुआ था। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तो नीचे गिर गया तो ये जो यूट्रस की आंतरिक दीवार होती है ये धीरे धीरे टूटने लग जाती है। आंतरिक दीवार जो मोटी हुई थी किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूट्रस की आंतरिक दीवार क्या हुई थी, मोटी हुई थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। और वो नष्ट होने लग जाती है तो एक शरीर में एक साइकिल स्टार्ट होती है जिसको बोला जाता है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल, ये जो मैंने सारी ये आपको बताई है, ये सारी ईस्ट्रस साइकिल जो है, मध्य चक्र जिसको बोला जाता है उसकी स्टेज है। ये मध्य चक्र की अवस्थाएं हैं ये सारी। यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से इसका निर्माण होना, ग्राफिन फॉलिकल बनना, ग्राफिन फॉलिकल के बाद में एफएसएच का स्त्राव होना, इसके बाद में एफएसएच का लेवल कम होना, एलएच का स्त्राव बढ़ना, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनना, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होगा तो गर्भाशय का मोटा होना, गर्भाशय का मोटा होना, गर्भाशय की आंतरिक दीवार में रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियों का उत्पन्न होना, ये सब जो है ये किसका स्टेज है, ये ईस्ट्रस साइकिल का स्टेज है। ईस्ट्रस साइकिल, ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी ईस्ट्रस साइकिल है, मध्य चक्र है। इसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, वो अपन ईस्ट्रस साइकिल में आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब। तो ये आप एक बार देख लेना।